हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा सिमिलैरिटी है। आज उसका हम लोग पूरे के पूरे थ्योरम्स देखने वाले हैं जो कि उस लेसन के अंदर में। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा जितना भी थ्योरम है इस लेसन का वो हम लोग आखिर में देखने वाले हैं। हम लोग ये थ्योरम्स एज ए प्रॉपर्टी एज ए फॉर्मूले की तरह पढ़े हैं, हम लोग जब लेसन किए हैं। अभी हम लोग उस थ्योरम्स के प्रूफ देखने वाले होंगे फुल डिटेल में। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग हमारा फर्स्ट थ्योरम देखते हैं जो कि हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जिसको इन शॉर्ट हम बीपीटी भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में भी अक्सर देखा जाता है, इसी वजह से ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से हमको करना है। तो यहाँ पे क्या बोले देखिए हमको कि if a line parallel to a side of triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion। अब यहाँ पे क्या बोले कि अगर मेरे पास एक लाइन इस तरह से गिवन है जो ट्राइंगल के एक साइड को क्या है पैरेलल है, जैसे मेरा लाइन एल इस तरह से गिवन है जो बीसी को क्या है पैरेलल है, और वो जो लाइन निकला नया वाला तो वो लाइन मेरे क्या बोले रिमेनिंग दो साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। जैसे लाइन ने क्या किया, ए बी को पी पे इंटरसेक्ट किया और ए सी को क्यू पे इंटरसेक्ट किया। तो फिर इसके जो साइड्स के जो ये रहेंगे, मतलब जो साइड्स के जो रेशो बनने वाले, मतलब ए पी अपन पी बी और ये ए क्यू अपन क्यू सी, ये मेरे क्या रहेंगे इक्वल रहने वाला है। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पे हमको ये बता के कि अगर मेरे लाइन अगर पैरेलल है तो हमको ये प्रूफ करके बताओ कि इनकी साइड्स है तो ये साइड्स का रेशो मेरा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दीजिए। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को इन ट्राइंगल एबीसी हम लोगों ने लिखे कि हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है जहाँ पे लाइन एल जो है वो मेरा बीसी से क्या है पैरेलल है। देखिए हमको क्वेश्चन में सब गिवन नहीं रहने वाला कि ट्राइंगल के नाम डायग्राम वगैरह, हमको बस ये गिवन रहने वाला है या तो प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऐसे, या फिर ये जो स्टेटमेंट लिखा है जिसको प्रूफ करने बोलेंगे। तो इस तरह से गिवन रहेगा ना, यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है वो लिखा रहेगा ढंग से, और ना ही हमारे ट्राइंगल के नाम लिखे रहेंगे ढंग से, और ना ही हमारे पास ट्राइंगल बना रहेगा। तो इसी वजह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप ट्राइंगल किस तरह का रहेगा, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ट्राइंगल्स के नाम आपको अपने हिसाब से जो लेना चाहे ले सकते हैं। मैंने इस तरह से लिया क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ इसी तरह से गिवन था। तो देखिए क्या बोले, सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, जो भी हमारे पास गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखे हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है क्योंकि हमने नेमिंग की, जब स्टेटमेंट गिवन तो उसमें नेम नहीं था, अभी नेम के साथ। तो यहाँ पे बोले ट्राइंगल एबीसी में लाइन एल जो है वो मेरा बीसी से पैरेलल, लाइन एल जो है वो बीसी से पैरेलल, और ये लाइन एल ने ए बी और ए सी को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे लिखे लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी इन द पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करने बोले कि ये जो रेशो है वो मेरा इक्वल है, मतलब ए पी अपन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपन क्यू सी। तो हम लोग लिख दिए हमको प्रूफ क्या करना है, मतलब टू प्रूफ ए पी अपन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपन क्यू सी हमको प्रूफ करना है। तो अगर ये चीज़ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमको एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि बीपीटी थ्योरम करते हुए हमको कुछ तो भी एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसे इतना जो चीज़ लिखी हमने अभी तक, तो ये चीज़ हमको थोड़ा बहुत गिवन था स्टेटमेंट में, लेकिन ये जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ये कहीं पर गिवन नहीं रहने वाला, ये हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कंस्ट्रक्ट क्या किए, एक सेगमेंट पीसी ड्रॉ किए और एक सेगमेंट क्यू भी ड्रॉ किए, या फिर बी क्यू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दो सेगमेंट ड्रॉ कर दिए जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन किए हमने एक्स्ट्रा का। तो हमने लिखे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बी क्यू, हमने ऐसे दो सेगमेंट ड्रॉ कर दिए। अब अगर इस तरह का सेगमेंट ड्रॉ कर दिए तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दिख रहा है, दो ट्राइंगल बन गए इसके अंदर। एक ट्राइंगल मेरा दिख रहा है मेरा पी क्यू बी और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू सी। दिख रहा है ना। देखिए यार, मैंने आपको पहले ही बताया था ज्योमेट्री में हमको जितना बोला गया है उसके तरफ देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आपने ये काम अच्छे से कर लिए तो फिर आप लोगों को देखिए ज्योमेट्री और इजी लगने लगेगा और अच्छे से समझने लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोले कि हमको ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल पी क्यू भी दिख रहा है। जब मैं पी क्यू भी बोलूंगा तो और कुछ भी लाइन दिखने को नहीं चाहिए। और उसी तरह से एक और ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू सी, तो ये जब पी क्यू सी बोलूंगा तो ये लाइन मेरा दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसे मेरे को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल का कैसे करना है, तो हम लोग देखिए
सबसे पहले दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, एक ट्राइंगल APQ और PQB को कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये APQ बोले तो ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल PQB मतलब ये ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल बन गया मेरा। ये वाला लाइन इसमें है क्या? नहीं है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ओमिट ही कर देता हूँ, आपको समझने में ज़्यादा ईजी जाएगा। तो हमको देखिए दो ट्राइंगल दिख रहा, एक मेरा ये ट्राइंगल दिख रहा और ये दिख रहा APQ एंड PQB। तो हम लोग ने लिख दिए इन ट्राइंगल APQ एंड PQB दोनों ट्राइंगल में देखिए मेरा हाइट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब हाइट इक्वल कैसे? तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्राइंगल का बेस मेरे एक ही लाइन में आ रहा है ना। दोनों ट्राइंगल का ऊपर का वर्टेक्स मेरा क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। अगर ऊपर का वर्टेक्स सेम है और बेस मेरे एक ही लाइन में है तो फिर उसका हाइट क्या रहता है? इक्वल रहता है। हमने पढ़े थे ये चीज़ कि अगर मेरे इस टाइप का एक बेस है और उसके ऊपर एक वर्टेक्स है, फिर इसके अंदर कितने भी ट्राइंगल बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सभी का हाइट मेरा क्या रहने वाला है? इक्वल ही रहने वाला है, क्योंकि बेस मेरा कॉमन है और उसका ऊपर का वर्टेक्स क्या है? सेम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल का मेरा हाइट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो मैंने लिख दिया बोथ द ट्राइंगल हैव इक्वल हाइट। अगर दोनों ट्राइंगल का मेरा हाइट इक्वल है तो रेशो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमने देखिए फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर मेरा हाइट इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो बेस पे डिपेंड करता है। तो हमने लिखे यहाँ पे कि अगर मेरा हाइट इक्वल है तो रेशो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बेस के ऊपर। अब APQ का बेस क्या लिया था हमने? AP, और PQB का बेस क्या लिया हमने? PB। तो हमारा बेस क्या हो गया? AP अपन PB। क्लियर है? तो हमने लिखे यहाँ पे कि दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल, तो फिर दोनों एरिया का रेशो मेरा किसके ऊपर डिपेंड किया? बेस के ऊपर। एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेस। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा ट्राइंगल हमको देखना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब दूसरा साइड देखिए, दूसरा साइड में क्या दिख रहा है? सेम वही ऊपर वाला ट्राइंगल सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाला ट्राइंगल हमने कौन सा ले लिए इस बार? ये वाला ले लेंगे। कौन सा? इस तरफ वाला। अब देखिए मेरे को ट्राइंगल क्या देखना है? APQ और PQC देखना है। अब देखिए मेरे पास दो ट्राइंगल कौन से दिखने लगे? ये और ये। मतलब मेरा APQ ट्राइंगल मेरा सेम है, लेकिन मैंने जब जैसे PQB लिया था अभी मैं क्या ले रहा? PQC ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि इन ट्राइंगल APQ एंड ये रहा। सिमिलरली ट्राइंगल APQ एंड PQC, इन दोनों ट्राइंगल में भी मेरा क्या रहेगा? बेस मेरा एक ही लाइन में और वर्टेक्स मेरा सेम एक ही पॉइंट का है, तो फिर इनका हाइट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो हमने लिख दिए कि बोथ हैव इक्वल हाइट। दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या रहेगी? इक्वल। हाइट इक्वल, रेशो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बेस के ऊपर। तो हम लोगों ने लिख दिए कि मेरा हाइट इक्वल है तो रेशो बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब उसका बेस क्या है? अभी मेरा जब मैंने इस तरफ से लिया था तब मेरा बेस ये वाला था, तो ऊपर वाला ट्राइंगल का बेस AP लिए थे। लेकिन जब अभी इस तरफ से ले रहा हूँ तो अभी मैं बेस किसको ले रहा हूँ? इसका AQ ले रहा हूँ, दूसरे का QC, है ना। तो हमने लिख दिए कि इन दोनों एरिया का रेशो मेरा क्या हो गया? AQ अपन QC, एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेस। अब मेरा दो इक्वेशन बन गया, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे को क्या देखना है? तो अब मेरे को दूसरा फिगर देखना है। क्या बोले? इसको मैं थोड़ा सा लंबा खींच देता हूँ वापस से। ये समझ गया ना आप लोगों को? अब देखिए हमको क्या दिख रहा है अभी मेरे को दो ट्राइंगल देखना है। एक मेरे को देखना है PQB और दूसरा देखना है PQC। ठीक है, मैंने बोला था जो दोनों ट्राइंगल मैंने न्यू कंस्ट्रक्ट हुए वही दोनों ट्राइंगल को देखना। इन दोनों ट्राइंगल में क्या दिखा? ये ट्राइंगल PQB और PQC में अगर मैंने PQ को बेस लिया तो दोनों ट्राइंगल का बेस क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है ना। देखिए PQB में भी PQ आता है और PQC में भी क्या आता है? PQ आता है। मतलब दोनों ट्राइंगल का बेस मेरा क्या है? सेम है। और उसी तरह से ये लाइन दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल। हमको पता है दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसको कहीं से भी हाइट चेक कीजिए, मेरा क्या रहता है? हाइट सेम रहता है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल का हाइट भी क्या रहने वाला है? इक्वल रहने वाला है। तो देखिए हम लोगों ने लिखे यहाँ पे इन ट्राइंगल PQB एंड PQC, मतलब ये ट्राइंगल PQB और PQC में क्या बोले? बोथ दी ट्राइंगल हैव कॉमन बेस। दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है? कॉमन बेस है। क्या है? PQ। और उसी तरह से वो दोनों लाइन मेरे पैरेलल है, मतलब PQ और BC मेरे क्या है? आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो उनका हाइट भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो हमने लिख दिए एंड PQ इज पैरेलल टू BC, हेंस ट्राइंगल PQB एंड PQC हैव इक्वल हाइट। अब देखिए मेरा यहाँ पे मेरा बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। अगर बेस हाइट दोनों इक्वल है तो मेरे एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। कैसे? तो देखिए हम लोगों ने देखे थे कि मेरा रेशो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेस के ऊपर और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा बेस और हाइट दोनों इक्वल हो गया तो फिर मेरा रेशो क्या निकलने वाला है? 1:1। हमको पता है कि अगर मेरे दो ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल 1 अपन ट्राइंगल 2, अब इनका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है दोनों ट्राइंगल का,
तो मेरा क्या हो जाएगा, बेस बेस कैंसिल, हाइट हाइट कैंसिल, मेरा क्या निकलने वाला है, ट्राइंगल 1 अपन ट्राइंगल 2 इज टू 1:1। अब ये ट्राइंगल 2 डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल 1 इंटू इज टू ट्राइंगल 2, मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया मेरा क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। मतलब जब मेरा बेस और हाइट सेम होता है तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो यहाँ पे मेरे दोनों ट्राइंगल का एरिया मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली इक्वल लिख दिया। तो इसको मैंने क्या कर दिया, थर्ड इक्वेशन बना दिया। तो हमने लिख दिए मेरा ट्राइंगल PQB और दूसरा ट्राइंगल PQC, ये दोनों को दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, इक्वल एरिया वाले हो गए। अगर इक्वल एरिया वाले हुए तो फिर इसको मैंने इक्वेशन 3 दे दिया। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 में क्या दिख रहा है कि ये भी मेरा ऊपर APQ, ये भी मेरा ऊपर APQ, ये मेरा नीचे PQB और ये मेरा नीचे PQC। लेकिन मैंने बताया PQB और PQC क्या है, सेम है। अगर ये सेम है मतलब ये दोनों के दोनों कंडीशन मेरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपन PQB और एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपन PQC, मतलब ये और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्वेशन 3 के मदद से PQB और PQC मेरे क्या है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन मेरे इक्वल हो गए। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो APQ अपन PQB का वैल्यू क्या था, AP अपन PB लिख दिए, और APQ अपन PQC का वैल्यू क्या था, AQ अपन QC लिख दिए। तो देखिए यही चीज़ मेरे को प्रूफ करना था ना, AP अपन PB इक्वल्स टू AQ अपन QC, मतलब AP अपन PB इक्वल्स टू AQ अपन QC। समझ गया कि किस तरह से किए, कितने इजीली निकल गया। तो यहाँ पे बस हमको इतना ध्यान देना है कि हमारे को बस जो भी कंडीशन गिवन रहेगा उसके ऊपर से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना, उसको नेमिंग कर देना है और ये कंस्ट्रक्ट करना है कि PC और BQ एक सेगमेंट होता है जिसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ बोले प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम तो फिर हमारे पास स्टेटमेंट भी गिवन नहीं रहेगा, तब हमको स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना याद रखिए और देखिए हमारे BPT कितने इजीली प्रूफ हो जाता है। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग हमारा नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल थ्योरम। ये थ्योरम पे काफी ज्यादा इजी थ्योरम है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या बोले यहाँ पे हम लोग को। तो देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए क्वेश्चन हमारा कभी ऐसा भी आ सकता है प्रूफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, तब भी हमको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। और कभी हमारे पास बस ये स्टेटमेंट गिवन रहेगा तब भी हमको समझना पड़ेगा कि ये मेरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है और उसके ऊपर से हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। आपको डायग्राम बनाने के बन के रहने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, इसी वजह से आपको डायग्राम याद रखना है कि इसका किस तरह से रहने वाला है, किस तरह के कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमको। चलिए गाइस देखते हैं क्या बोले स्टेटमेंट, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब हमारे ट्राइंगल में से कोई भी एक एंगल का बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, मतलब वो इस तरह से अपोजिट साइड्स को डिवाइड करता है कि इनका जो रेशियो होता है और ये रिमेनिंग दो साइड का रेशियो रहता है वो मेरा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये चीज को हमको प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या दिख रहा, हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल क्या हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है और अपोजिट साइड में एक कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन है और इसके ऊपर से प्रूफ क्या करना है कि हमारे ये जो दोनों इसके रेशियो और ये जो दोनों साइड्स के रेशियो, ये दोनों रेशियोस मेरे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अब चलिए गाइस इसको लिखेंगे किस तरह से, तो देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, तो हम लोगों ने लिखे इन ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्टिंग AB इन पॉइंट E। हमने बोले कि एक ट्राइंगल ABC में बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, मतलब C का जो बाइसेक्टर है वो मेरा क्या किया, अपोजिट साइड AB को इंटरसेक्ट किया, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट किया। ये चीज मेरे पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है, इनका रेशियो इक्वल्स टू इनका रेशियो। तो हम लोगों ने लिखे टू प्रूफ AE अपन EB, मतलब AE अपन EB इज इक्वल्स टू AC अपन CB रहेगा, इज इक्वल्स टू AC अपन CB या फिर CA अपन CB, एक ही बात है। तो ये हमको प्रूफ करना है। अब किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो देखिए क्या बोले, draw a line parallel to ray CE passing through B, extend AC so as to intersect it at point D। मतलब हमको बोले सबसे पहले draw a line parallel to ray CE, मतलब ये जो CE रे है इससे मेरे को एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है थ्रो B, मतलब कौन से पॉइंट से, थ्रो पॉइंट B से हमको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है। मतलब हमने एक लाइन ड्रॉ की है B से जो कि मेरा क्या है, CE से पैरेलल हो गया, ये मेरा पहला कंस्ट्रक्शन।
उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या बोले, एक्सटेंड AC सो एज टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट D। और अगला बोले ये जो AC है इसको मेरे को और एक्सटेंड करना है, कहाँ तक, जब तक मेरा ये पॉइंट B के साथ, मतलब ये जो मेरा ड्रॉ हुआ है नया लाइन यहाँ से पैरेलल, तो इसको इंटरसेक्ट ना कर दे, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, पॉइंट D। तो ये हमारा रहेगा कंस्ट्रक्शन। तो देखिए अच्छे से क्या बोले हम लोगों को कि हमारे पास ट्राइंगल पहले से ये ब्लैक फिगर में जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ करके रखा, ये हमारे पास गिवन डायग्राम है, और ये जो ग्रीन कलर से बना ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। क्या बोले कि C से एक लाइन B8 BD इस तरह से ड्रॉ हुआ, BD ड्रॉ हुआ है, जो कि AC से और उसका एक्सटेंड करने पर पॉइंट D पे इंटरसेक्ट होता है। क्लियर है। अब इसके ऊपर से हम लोग देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोगों ने लिखे सबसे पहले रे C पैरेलल टू BD एंड AD इज इन ट्रांसवर्सल। हमने लिखे पहले CE और ये BD, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ही किया ना कि ये दोनों लाइन पैरेलल। अब यहाँ पे हम लोगों को ट्रांसवर्सल किसको लेना है, ये जो लाइन AD है उसको क्या लेना है हमको, ट्रांसवर्सल। हमको पता है कोई भी जो पैरेलल लाइंस रहते हैं उसको काटने वाला जो लाइन रहता है वो मेरा क्या रहता है, ट्रांसवर्सल रहता है। मतलब ये मेरे दोनों लाइंस जा रहे हैं सीधे, अब इन दोनों लाइंस को इस लाइन ने काटा, मतलब ये क्या है मेरा ट्रांसवर्सल। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना चाहिए उतना देखना। अगर मैंने इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन को भी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, तो अब आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये दोनों पैरेलल और ये मेरा क्या दिख रहा है, ट्रांसवर्सल। अगर ये पैरेलल और ट्रांसवर्सल है तो फिर हमको पता है कि इनके करस्पॉन्डिंग पेयर्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो हम लोगों ने लिखे कि अगर वो पैरेलल है और AD अगर ट्रांसवर्सल है तो फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब इसका करस्पॉन्डिंग पेयर क्या है, तो देखिए मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, जैसे ये मेरा C है, अगर ये लाइन और ऐसे लंबा खींच दिया और ये लाइन में मैंने और थोड़ा सा ऐसे लंबा खींच दिया, तो फिर ये मेरा ट्रांसवर्सल दिख रहा। तो हमको पता है इसकी करस्पॉन्डिंग पेयर क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग पेयर ये है, मतलब ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या रहने वाला है, कॉन्ग्रुएंट रहने वाला है ना करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से। तो हम लोगों ने लिख दिया, आप देखिए एंगल ACE मतलब ये एंगल, और अगला एंगल क्या लिखे, CDB मतलब ये एंगल CDB, ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से। अब उसी तरह से इसी में देखिए फिर से अब हम लोग किसको, सेम वही दोनों पैरेलल लाइन, लेकिन मेरा ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा। इस बार मैंने जैसे पिछली बार इन दोनों को ट्रांसवर्सल लिया, अब लेगा ये लाइन को मैं ट्रांसवर्सल लूंगा। ये दोनों पैरेलल ही है नो डाउट, लेकिन इस बार मेरा ट्रांसवर्सल क्या है, CB ट्रांसवर्सल है। अगर ये मेरा CB ट्रांसवर्सल है तो फिर देखिए मेरे को पता है कि अगर मेरे लाइन पैरेलल है और उसमें ट्रांसवर्सल है तो फिर मेरा अल्टरनेट एंगल का जो पेयर रहता है वो मेरा क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एंगल का पेयर दिख रहा है ना, ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों मेरे क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, मतलब ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट तो क्या रहेगा, ये एंगल रहेगा। तो हम लोगों ने लिख दिया है। नाउ टेकिंग BC ट्रांसवर्सल, इस बार मैंने BC को ट्रांसवर्सल लिया सेम लाइन पे, तो फिर मेरा कौन सा एंगल, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल ECB मतलब ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD, मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से टेस्ट से, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब देखिए मैंने ये दोनों कंडीशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिया। अब क्या बोले, हमारे पास क्या गिवन था, रे CE बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ये जो CE है वो मेरा एंगल ACB का बाइसेक्टर, ये मेरे पास गिवन था। तो उसके ऊपर से हम बताएंगे एंगल AC इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB। अगर वो बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो मेरा एंगल है, एंगल ACE और एंगल ECB, ये दोनों एंगल मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये मेरे पास क्या है, गिवन है। तो हम लोगों ने लिख दिया कि ये दोनों एंगल मेरे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर। हमारे ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से हमको क्या पता चलता है, ये एंगल इसके साथ इक्वल, ये एंगल इसके साथ इक्वल, और ये एंगल दोनों के दोनों आपस में इक्वल। तो इससे हमको क्या पता चलता है, देखिए ये एंगल इसके साथ इक्वल हो गया, मतलब ये और ये इक्वल, ये इसके साथ इक्वल है इक्वेशन 3 से, और ये इसके साथ इक्वेशन है इक्वल है इक्वेशन 2 से। इसका मतलब ये और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। कौन से इक्वेशन से हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन की मदद से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। मतलब एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू CDB, एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। ओके, क्लियर है। तो ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम लोगों को देखिए कौन सा ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल CBD देखना है। ये CBD इस ट्राइंगल में देखिए, अब बाकी की चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए, बस ये ट्राइंगल CBD में देखिए। तो इस ट्राइंगल CBD में हमको क्या दिख रहा है, ये CB और ये CD मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। क्यों होगा, तो हमको पता है कि
एक तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये दोनों एंगल मेरे इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है कि किसी ट्राइंगल में अगर उसके दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहे तो फिर वो क्या रहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल रहते हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की इसके एंगल्स के अपोजिट साइड में मेरे क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। एक तो मैं इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले प्रॉपर्टी से बता सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है किसी फिगर के अंदर तो फिर उसके अपोजिट जो साइड्स रहते हैं वो भी मेरे क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखे कि अगर इस ट्राइंगल में मेरे सेगमेंट सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये सी बी मतलब ये वाला फिगर, ये एंड सी डी ये दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? साइड अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल। क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल के अपोजिट साइड्स है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उसके अपोजिट जो साइड है वो दोनों भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, सेम आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये दोनों के दोनों सेगमेंट मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। और सी बी सी डी मेरे सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट, मतलब सी बी और सी डी के मेजर्स मेरे क्या इक्वल है, तो हम लोगों ने लिख दिया दैट इज सी बी इज इक्वल टू सी डी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। तो देखिए अब तक हमने क्या देखे कि एक तो देखिए ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसके ऊपर से ये दोनों के दोनों साइड भी इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमको किसके तरफ देखना है, ये देखिए ट्राइंगल मेरा ए बी डी, इस ट्राइंगल में ये जो बी डी मेरा साइड है उससे ये सी मेरा क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो फिर इसका रेशो, मतलब इसका रेशो और इसका रेशो मेरा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है बाय बीपीटी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिए कि इन ट्राइंगल ए डी बी EC इज पैरेलल टू BD, मतलब ये EC और BD क्या है, आपस में पैरेलल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किए थे। अगर वो पैरेलल है तो फिर BPT लगाने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि ये इनका रेशो और इनका रेशो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब AE अपन EB इज इक्वल टू AC अपन CD, AE अपन EB इज इक्वल टू AC अपन CD। क्लियर है? अब ये अगर इक्वल है तो देखिए हम लोगों ने पहले ही बताया अभी इसके पहले कि ये CD और ये CB ये इक्वल था आपस में, तो मैं CD के जगह CB लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। तो मैंने लिख दिया कि CD के जगह मैंने क्या लिख दिया, CB। बाकी पूरा सेम वैसा, बस CD के जगह मैंने CB लिख दिया। कौन से इक्वेशन से? हमने इक्वेशन नंबर 4 से, क्योंकि हमने देखे CB और CD के आपस में इक्वल, तो यहाँ पे CD की जगह CB लिख दिया। अब यही चीज हमको चाहिए था ना। देखिए क्या हो गया, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो मेरा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब इक्वल हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से देखिए मेरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ होता है। हमको बस क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये सी से एक लाइन पैरेलल और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और एक तो भी कोई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर देंगे। फिर इंटरसेक्ट करने के बाद हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल, फिर ये ट्रांसवर्सल तो अल्टरनेट पेयर से ये इक्वल। अब ये सभी आपस में इक्वल, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल। अब हमको पता है किसी ट्राइंगल में अगर एंगल्स मेरे इक्वल रहे तो उसके अपोजिट साइड्स में मेरे क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो इसके अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये, मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब वो दोनों एक बार इक्वल हो गए तो फिर हम लोग बीपीटी थ्योरम लगा देंगे, सॉरी बीपीटी ओनली, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो। बीपीटी थ्योरम मतलब थ्योरम 2 बार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये रेशो और ये रेशो मेरा क्या हो जाएगा, बीपीटी लगाने पर इक्वल हो जाएगा, मतलब AE अपन EB इज इक्वल टू AC अपन CD। लेकिन अभी हमने देखी कि CD और CB मेरा क्या रहेगा, इक्वल था। इसका मतलब ये CD की जगह मैं CB लिख दूंगा और उससे ये रेशो और ये रेशो मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और यही है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है ना। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, जो कि हमारा थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, जो कि काफी ज्यादा इजी थ्योरम है। क्या बोले यहाँ पे, देखिए हम लोग को the ratio of intercepts made by and transversal of 3 parallel lines is equal to the ratio of corresponding intercepts made by any other transversal by the same parallel lines। मतलब इमेजिन कीजिए मेरे पास 3 पैरेलल लाइंस है और उसमें से अगर एक ट्रांसवर्सल निकले, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बनते हैं मतलब इनका रेशो, और उसी 3 पैरेलल लाइंस को अगर एक और ट्रांसवर्सल है और उनका जो इंटरसेप्ट के रेशो है तो इनका जो रेशो रहता है वो मेरा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये हमको प्रूफ करना है। अब किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी मैं वही बात बोलूंगा कि क्वेश्चन आपके दोनों तरफ से आ सकते हैं। एक तो आपको ये ऊपर वाला स्टेटमेंट देके रह सकता है कि प्रूफ द थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, या फिर आपको ये स्टेटमेंट देके रह सकता है और बोलिए प्रूफ कीजिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमको यही वाला थ्योरम बोले, ठीक है। तो इसी वजह से अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद ही देखिए और सॉल्व कीजिए।
देखिए उसके बाद क्या बोले, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास बोले 3 पैरेलल लाइंस और उसमें तो ट्रांसवर्सल्स है, तो हम लोग ले लेते हैं। क्या लिखे, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस है और वहां पे मेरे पास 2 ट्रांसवर्सल उन तीनों पैरेलल लाइंस। कौन से एक T1 है और एक T2 है, तो मैंने ले लिया T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल। देखिए ये नाम मैं अपने मर्जी से ले रहा हूँ, आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में जो गिवन है या फिर मैंने जो बोला वही आपको लिखना है। आप अपने मर्जी से कुछ भी नाम ले सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए क्या बोले, सबसे पहले 3 पैरेलल लाइन, उसके 2 ट्रांसवर्सल्स हैं। और पहले ट्रांसवर्सल लाइन ने तीनों पैरेलल लाइंस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ए बी सी में। तो लिखे T1 इंटरसेक्ट्स द लाइन एट ए बी एंड सी एंड T2 इंटरसेक्ट्स द लाइन एट P Q एंड R। मतलब T1 ने ए बी सी पे इंटरसेक्ट किया और T2 ने P Q R पे हमारा इंटरसेक्ट किया है। अब इसकी मदद से हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी अपन बी सी इक्वल्स टू पी क्यू अपन क्यू आर होता है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हम लोग एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे सी पी या फिर पी सी जो भी बोलिए, जो कि लाइन एम को इंटरसेक्ट करेंगे कौन से पॉइंट पे, पॉइंट डी पे। तो हम लोगों ने लिख दिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट पी सी विच इंटरसेक्ट लाइन एम एट पॉइंट डी। यहाँ पे क्या बोले, एक पी सी लाइन ड्रॉ किए जो कि लाइन एम को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पे, पॉइंट डी पे। ये वाला मेरा स्मॉल लेटर एम है, गलती से कैपिटल लेटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब इसके मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे हमको 2 ट्राइंगल को तरफ ध्यान रखना है। एक ट्राइंगल देखिए मेरे ऐसे दिख रहा है ट्राइंगल APC और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल PCR। अब यही दोनों ट्राइंगल हमारा पूरा आंसर सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला ट्राइंगल ले लेते हैं। हमने लिखे इन ट्राइंगल ACP, मतलब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ACP मतलब ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ये मेरा एक साइड है उस ट्राइंगल का और ये क्या है उस साइड को मेरा पैरेलल है। तो फिर यहाँ पे हमारा बीपीटी थ्योरम बड़ी इजीली लगता है। हमको पता है कि अगर मेरे ट्राइंगल के अंदर एक साइड के साथ अंदर में एक पैरेलल निकल गया तो वो जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है वहां से इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो मेरा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ACP BD इज पैरेलल टू AP। ये जो BD है वो मेरा AP से पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो उसके जो रेशोज रहते हैं वो रेशो मेरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब AB अपन BC इज इक्वल्स टू PD अपन DC। तो हम लोग लिख दिए AB अपन BC इज इक्वल्स टू PD अपन DC। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। कौन सा थ्योरम लगाया हमने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपने लिख दिया बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब उसके बाद दूसरा ट्राइंगल देख लीजिए। मेरा दूसरा ट्राइंगल क्या है, ये PCR। तो हम लोगों ने लिख लिए इन ट्राइंगल PCR या फिर CPR जो भी लिखे वही एक ही ट्राइंगल है। उन दोनों ट्राइंगल में भी देखिए हमको पता है ये M और N मेरे पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल। तो हमने लिख दिए इन ट्राइंगल CPR DQ इज पैरेलल टू CR। मतलब ये जो DQ है और CR ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, हमको पता है। अब ये दोनों पैरेलल है तो फिर हमको यहाँ पे भी बीपीटी थ्योरम लगता है। मतलब इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो मेरा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हमने लिख दिए PD अपन DC इज इक्वल्स टू PQ अपन QR। PD अपन DC इज इक्वल्स टू PQ अपन QR। कौन सा थ्योरम लगा हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, ये मेरे 2 इक्वेशंस हो गए। अब देखिए मैंने क्या बता दिया, ये रेशो और ये रेशो इक्वल है, ये रेशो इक्वल है, पहले बताया। उसके बाद दूसरे इसमें बताया ये दोनों रेशो इक्वल है और ये दोनों रेशो इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये दोनों के दोनों ट्राइंगल में आ गए ना। मतलब यहाँ पे देखिए AB अपन BC में भी PD अपन DC है और यहाँ पे PQ अपन QR में भी PD अपन DC है। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 की मदद से बोल सकता हूँ कि ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। ये पहला दूसरे रेशो से इक्वल और दूसरा रेशो तीसरे रेशो से इक्वल। मतलब ये तीनों के तीनों रेशो आपस में इक्वल है। तो फिर हम लोगों ने लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये तीनों के तीनों रेशो आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो मेरे को चाहिए कौन सा था, हमको प्रूफ करना था ये दोनों और ये दोनों। तो ये दोनों देखिए आपस में इक्वल हो चुका है, AB अपन BC और PQ अपन QR। इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते। तो AB अपन BC इक्वल्स टू PQ अपन QR, यही चाहिए था। देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया, हमने लिख दिया फिर हेंस प्रूफ। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी प्रूफ है। यहाँ पे बस हमको स्टेटमेंट की तरफ ध्यान रखना है, हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना है उतना ध्यान रखना है और उसके बाद देखिए बड़े इजीली अपने पूरे के पूरे थ्योरम्स प्रूफ हो जाते हैं। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो कि हमारा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखिए क्या बोले यहाँ पे हम लोगों को, when two triangles are similar the ratio of area of these triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, मतलब ऑलरेडी सिमिलर गिवन है, अगर 2 ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर होते हैं तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो जितना होता है उनके एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो। ओके, ये हमको प्रूफ करना है। किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वही बात है कि कभी कभार ये स्टेटमेंट आ जाता है और कभी कभार ये ऊपर वाला जो हमारे पास लिखा हुआ है थ्योरम ऑफ
एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इनमें से कोई भी तरीके से आ सकता है, आपको दोनों के दोनों अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोले, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या बोले कि हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर है बोले, तो हमने लिख दिए दोनों ट्राइंगल मेरे क्या है, सिमिलर है। अब इसके ऊपर से क्या होता है बोले कि ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपन पी क्यू आर, इनका जो रेशो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो जितना। आप कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर मैंने ए बी लिया तो ए बी स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर, अगर मैंने ए सी लिया तो ए सी स्क्वायर अपन पी आर स्क्वायर, अगर बी सी लिया तो बी सी स्क्वायर अपन क्यू आर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ मेरे को प्रूफ करना है, तो मैंने लिख दिया, ये हमको टू प्रूफ रहेगा। अब इसके लिए हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हमारे पास दोनों ट्राइंगल गिवन है, दोनों ट्राइंगल का हाइट भी होगा फिर, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे कि ड्रॉ अ पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। हम लोग क्या किए, यहाँ पे ऑपोजिट साइड के वर्टेक्स के साथ बी सी बेस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो हमने लिख दिए ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये हमने ड्रॉ कर दिए। अब ये देखिए इनडायरेक्टली हमारा हाइट ही हो गया ना, क्योंकि बेस के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से अगर कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होता है तो वो मेरा क्या होता है, हाइट होता है। मतलब ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये भी एक ट्राइंगल का हाइट है और ये भी एक ट्राइंगल का हाइट है। अब इसकी मदद से देखिए हमको प्रूफ करना है, अब किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर की मैंने लिख दिया, बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। अगर मेरे ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के मैं सभी के सभी साइड्स का रेशो इक्वल बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे साइड्स का रेशो का स्क्वायर इक्वल बताना है। तो यहाँ पे पहले साइड्स के रेशो तो इक्वल बता देते हैं, तो वो कब होगा, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशो मेरे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो ऑल साइड्स के नेम, तो यहाँ पे हमने लिखे करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशो है वो मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये मेरा किससे हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड और सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से। तो इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिए। अब इसमें से एक छोटा ट्राइंगल लेना है, जैसे अगर मैंने लिया यहाँ पे, अगर एक तो मैं यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लूंगा, ट्राइंगल पी क्यू एस, और यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले लूंगा ट्राइंगल ए बी डी। ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल ले लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ये दूसरे साइड का ट्राइंगल लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कंप्लीटली। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल पी एस क्यू ले लिया और वहाँ पे मैंने ट्राइंगल पी ए डी भी ले लिया। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। नाम कैसे भी घुमा फिरा के लिए कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो मैंने दोनों ट्राइंगल में क्या किया, मेरे ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल देखिए मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल मेरे क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों के दोनों सिमिलर है। अगर बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर है तो फिर इनके जो ये उसी करस्पॉन्डिंग एंगल से मेरे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए दोनों ट्राइंगल में ये मेरे परपेंडिकुलर था, मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी क्या रहेगा 90 डिग्री। तो एंगल टेस्ट से मैं ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल को भी सिमिलर बता सकता हूँ। यहाँ पे हमने लिखे, पहले क्या लिखे, ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन किए। तो हम लोग ने लिखे कि वो दोनों के दोनों ट्राइंगल एंगल्स मेरे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। मतलब एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस क्यू। एंगल ए डी बी मतलब ये इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस क्यू, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। अब उसके बाद हमको पता है कि दोनों के दोनों एंगल मेरे क्या रहने वाले हैं, ये वाले एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि हमारे वो बड़े वाले ट्राइंगल दोनों सिमिलर थे, और बड़े वाले ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उससे करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से वो दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने लिख दिए एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू। क्यू है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। हमको पता है ये बड़ा वाला ट्राइंगल मेरे क्या है, दोनों के दोनों सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो हमने लिख दिए इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल, इसी वजह से ये दोनों एंगल मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वही ट्राइंगल ए बी डी और ये ट्राइंगल पी क्यू एस, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल मतलब क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्यों हुए, एंगल टेस्ट। तो हमने लिख दिए कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। क्यों हुआ ऐसा, बाय एंगल टेस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं क्यों हुआ ऐसा, बाय एंगल टेस्ट। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो गए, तो हमको पता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाले टेस्ट से इनके जो साइड्स के रेशियो वो भी मेरे क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये ए डी का करस्पॉन्डिंग साइड है पी एस, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, और बी डी का करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू एस। इनका जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। हमको पूरी के पूरी नहीं चाहिए, हम लोग क्या लेंगे, एक तो ट्राइंगल का हाइट ले लेंगे, मतलब ए डी अपन पी एस, ये इक्वल रहेगा किससे, ए बी अपन पी एस, पी क्यू से। तो फिर मैं
लिख दूंगा AD अपन PS इक्वल्स टू AB अपन PQ, ये दोनों का दोनों रेशियो मेरे क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों है ये सेम, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के टेस्ट से, तो फिर ये दोनों के दोनों रेशियो मेरे इक्वल हो गए। अब इसके बाद अगर मेरे दो ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो डिपेंड किसके ऊपर करता है, बेस के ऊपर और हाइट के ऊपर। यानी कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका बेस क्या है, नीचे वाला BC, और हाइट क्या है AD, तो BC इंटू AD। उसी तरह से दूसरा ट्राइंगल का बेस क्या है QR, और उसका हाइट क्या है PS, तो बेस इंटू हाइट हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमको पता है कि ये AD अपन PS मतलब AB अपन PQ होता है, तो AD अपन PS की जगह मैं AB अपन PQ लिख सकता हूँ। उसी तरह से BC अपन QR की जगह में मैं AB अपन PQ लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए हमको इन दोनों को इक्वल बनाना है, मतलब इनमें से कोई भी एक पेयर लेके हमको उसको इक्वल बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए फॉर्मूले में। क्या है, हमको प्रूफ करते वक्त स्क्वायर निकालना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हमको था नहीं, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको AD अपन PS को AB अपन PQ बनाए, तो ये बचा हुआ BC अपन QR को भी AB अपन PQ ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने। क्यों हुआ, ये फ्रॉम 1 and 2 मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं ये BC अपन QR को AB अपन PQ बता दिया, BC अपन QR को AB अपन PQ, और इक्वेशन नंबर 2 से AD अपन PS को AB अपन PQ बता दिया, AD अपन PS को AB अपन PQ। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए AB इंटू AB स्क्वायर, और PQ इंटू PQ स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, AB स्क्वायर अपन PQ स्क्वायर के ऊपर। लेकिन मेरे को पता है पूरे के पूरे साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल है। मतलब AB अपन PQ, BC अपन QR, AC अपन PR सबके सब मेरे क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी साइड्स रहेंगे, मतलब AB अपन PQ इक्वल्स तो क्या रहेगा, BC अपन QR, तो BC अपन QR का स्क्वायर। उसी तरह से ये इक्वल किसके साथ है, AC अपन PR, मतलब AC अपन PR के स्क्वायर। ये किससे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हुआ है। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरे ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड होता है। तो देखिए कितना इजी था। तो इस तरह से हमारे ये थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ होता है। बड़ा ही सिंपल था। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किए, बस हमारे पास दो बड़े बड़े ट्राइंगल गिवन थे। हमको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर हमको इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। हमने बता दिया करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल। अब उसमें से हमने एक छोटा वाला ट्राइंगल ले लिए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। आप चाहे तो ये और ये भी ले सकते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर शो करता है। आपको पता है एंगल ये वाला मेरा करस्पॉन्डिंग साइड एंगल और सिमिलर ट्राइंगल टेस्ट से ये दोनों एंगल इक्वल, और राइट एंगल की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल। एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से उनके साइड्स के रेशियो इक्वल। साइड्स का रेशियो इक्वल तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो किसके ऊपर, बेस और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बेस 1 इंटू हाइट 1 अपन बेस 2 इंटू हाइट 2, वो प्रॉपर्टी लगा के हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे और एक वैल्यू बना के उसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये थ्योरम प्रूफ होता है। बहुत ही ज़्यादा ईजी था ना। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमारे पूरे के पूरे थ्योरम प्रूव्ड होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हर एक थ्योरम अच्छे तरीके से समझ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी थ्योरम में डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके प्रीवियसली हमने इसकी लेसन के पूरे प्रैक्टिस सेट्स और प्रॉब्लम सेट ऑलरेडी एक्सप्लेन करके, अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।